हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फीचर्स और कुछ डिस्कस किए थे। क्या की नोट पॉइंट्स थे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है, पर हम देखते हैं कि थोड़े बहुत जो है कुछ कमियां इसमें रह गई थी जो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने आगे ओवरकम की थी। तो हम वो देखते हैं कि क्या क्या कमियां इसमें रह गई हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, NO, H2, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बारे में कोई इवैल्यूएशन नहीं किया, कोई डिस्कशन नहीं किया। तो हमें उन मॉलिक्यूल्स के बारे में भी डिस्कस करना है कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इनमें। तो वो MOT ने आगे जाके ओवरकम किया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लिमिटेशन जो है, वो ये है कि ये हमें जो फॉर्मेशन है पाई बॉन्ड के बारे में, जो फॉर्मेशन है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। मतलब ये तो बताती है कि जैसे ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा फॉर्म हो रहा है, पाई फॉर्म हो रहा है, पर किस तरह से ये फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ये हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे कि हम जानते हैं कि वन एटम जो है, कोई भी जहाँ बॉन्डिंग हो रही है दो एटम्स के बीच, वहाँ पे कोई एक एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है दूसरे एटम, मॉलिक्यूल या आयन को। तो ये हमें जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। ये सिंपल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में हमें बताती है। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन वो ये है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी रहेगी मॉलिक्यूल्स की, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसके दौरान क्या चेंजेस आए हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में, और इंटरमीडिएट्स जो हैं उनमें भी किस तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री ओवरलैपिंग हो रही है, और जो प्रोडक्ट बना है उसमें भी किस तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाती है। इसके बारे में इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये VBT का वो जो मेन पॉइंट, मतलब मेन वीकनेस है, वो ये है कि ये हमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती है। जैसे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में इसमें कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि मॉलिक्यूल्स में हम ज़्यादातर देखते हैं कि DD इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो ट्रांजिशन होता है। DD इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हायर ऑर्बिटल्स में, और फिर जो लोअर ऑर्बिटल्स में जब वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो फिर वो एक एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और फिर हम उसको देखते हैं कि कलर एग्जिबिट करते हैं। लेकिन इसमें खाली बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में कलर का कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो ये है कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी है मैग्नेटिक मोमेंट आता है। जैसे अगर ज़्यादातर हम देखते हैं 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट है, 2 है, जो भी है। तो यहाँ पे एक्चुअली कोई इवैल्यूएशन ही नहीं है कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो जनरली हम काउंट करते हैं 0 मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसमें ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि इसमें जो स्टेबिलिटीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है उसका भी कुछ इवैल्यूएशन नहीं किया गया है। हम देखते हैं कि 2 तरह की स्टेबिलिटीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो इसमें कोई भी ऐसा जो वो
कोई भी ऐसा रूल या कोई भी वो ऐसा पॉइंट या डेरिवेशन ऐसा नहीं है जो बताता हो कि कोई स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में इसमें कोई डिस्कशन किया हुआ हो। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो ये है कि जहाँ पे 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है उसमें या तो हम देखते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। 2 तरह की ज्योमेट्रीज़ हम देखी जा सकती है। तो इसमें कोई इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि किस तरह से आप उसको प्रेडिक्ट करो कि क्या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो 4 कोऑर्डिनेटेड जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके लिए थोड़ा सा सस्पिशियस सा है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है इसकी ये है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ हमें पता नहीं चल पाता है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी और क्या उसका मैकेनिज़्म रहेगा। तो दोनों चीज़ों के बारे में भी कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी ये है कि जैसे कि जो कॉम्प्लेक्सेस में जिन कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल लाइन है जो D8 कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं निकल +2 या Au+2 या प्लेटिनम +2। तो इनमें जो क्या ज्योमेट्री हम देखते हैं वो जनरली 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस की जैसे पाई जाती है। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है D8 के हिसाब से, तो इनका कोई इवैल्यूएशन हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का तो डिस्कशन ही नहीं किया है, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल को भी कंसिडर नहीं करता है। इसके अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग का कोई डिस्कशन है ही नहीं, इसीलिए आगे जाके ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इग्नोर करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो लो और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं किस तरह फॉर्म हो रहे हैं। मतलब ये इसमें ये भी डिस्कशन नहीं है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, इस वजह से कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन बन रहे हैं या लो स्पिन बन रहे हैं। तो जनरली हम देखते हैं ये जो 12 पॉइंट्स जो हैं ये बीबीटी की लिमिटेशंस हमें मिलती है, जिसको आगे जाके एमओटी ने ओवरकम किया था। तो इस तरह की जो लिमिटेशंस है वो आगे की थ्योरीज़ ने डेफिनेटली ओवरकम कर दी थी और बीबीटी को ओवरटेक किया था। नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर है उसमें हम CFSE क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।